नावल मरहम है ज़ख्म जाँ का। राइटर रज़िया मेहदी। नाइमा बहुत परेशान थी। परेशानी तो जॉब शुरू करते साथ ही हो गई थी, मगर आजकल उसकी परेशानी बहुत बढ़ गई थी। दोनों बहनें ही घर की गाड़ी को खींचने के लिए मुलाजमत कर रही थीं, मगर साइमा की टीचिंग से होने वाली आमदनी भी कम थी और उसके अपनी जॉब से मुतल्लिक मसाइल भी कम। उसकी आमदनी से घर के रोज़ अफ़ज़ों बढ़ते हुए अखराजात के साथ नबर्द आजमाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आने लगी, तो मजबूरन नाइमा को मैदान अमल में कूदना पड़ा था। वैसे इस वक्त उसके अज़ाइम भी बहुत बुलंद थे और वो बरमला अपनी अम्मी और आपी को सुनाया भी करती थी। आप देखिएगा, मैं इस घर की काया ही पलट दूंगी। क्यों, क्या तुम्हारे हाथ अलादीन का चिराग आ गया है? अम्मी उसके बचपने पर हंसकर कहती। नहीं अम्मी, कोई बोतल का जिन है आजकल इसका मुअक्कल। आपी भी अम्मी का साथ देती। वो घर में सबसे छोटी थी। अम्मी के साथ साथ आपी भी लाड करती। अब्बू भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, अम्मी उसे बार बार एहसास दिलाती, मगर दिल में कोई एहसास जागता ही नहीं था। उसे ये सिर्फ और सिर्फ अम्मी का बयान लगता। वो चाहने के बावजूद कभी उसकी तरदीद नहीं करती। हालांकि अब्बू की तरफ से उसने किसी चाहत का इजहार बचपन से आज तक नहीं देखा था, और उसी के साथ क्या, अब्बू का रवैया तो घर में सभी के साथ ऐसा रहा था। नाइमा जो जो उम्र के मनाजिल तय करती गई, उसके हसास दिल से अब्बू की तस्वीर धुंधलाती गई। बचपन में वो सवालात कर कर के अम्मी को आजिज कर देती थी। अम्मी, अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? रात ज्यादा होने पर वो घबराने लगती थी। अम्मी, हमारे अब्बू इतनी देर में क्यों आते हैं? उसे अम्मी की खामोशी पर हैरत भी होती थी, और ये हैरत और भी बढ़ जाती जब देर से आने के बावजूद अब्बू का मूड खराब देखती। बजाय इसके कि अम्मी कुछ कहें, वो उल्टा झगड़ा शुरू कर देते। इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, तुम सो गई थी या मर गई थी? वो इतने सख्त जुमले को सुनकर अपनी चादर में और सिकुड़कर पड़ जाती। कल से गेट खुला छोड़ देना, बंद करने की जरूरत नहीं। मगर आजकल के दौर में खुला गेट। अम्मी का जुमला पूरा होने से पहले अब्बू और जोर से चिल्लाते। हाँ, तो तुमने यहाँ कौन से खजाने छुपा रखे हैं जो तुम्हें हर वक्त धड़का लगा रहता है? यहाँ आएगा भी कौन और उसे मिलेगा भी क्या? वो गाली से आने वाले को खिताब करते। अम्मी बात बढ़ने के डर से खामोश हो जाती, फिर खाने पर चकचक शुरू हो जाती। वो आपी की तरफ देखती, वो खामोशी से दुबकी पड़ी होती, मगर वो मुसलसल कुटती रहती। उसका जी चाहता अब्बू को साफ साफ बता दे, मगर सुबह आपी से कुछ पूछना चाहती तो आपी कुछ भी नहीं बताती। ज्यादा पूछती तो कहती, अच्छा शायद मैं सो गई हूँ, बस बात खत्म। वो अम्मी से कुछ पूछना कहना चाहती तो वो बहुत धीरे से समझाती, बुरी बात है, अपने वालिद के बारे में अच्छे ख्यालात रखने चाहिए। हूँ मगर अम्मी, कोई अगर मगर नहीं बेटा, वो तुम्हें चाहते भी तो कितना है। छोड़े अम्मी जी, अब्बू हम लोगों को बिल्कुल नहीं चाहते। अरे, अपने बाप के बारे में इतनी बदगुमानी और वाहमा तुम्हें कैसे हुआ? ये वाहमा नहीं, सच है। जरा नबीला और तहनीत के बाबा को देखे। रोज वो लोग स्कूल छोड़ने और लेने आते हैं, और वो अपने बाबा से बहुत जिद्दें भी करती हैं, तो जिद करना कौन सी अच्छी बात है? मगर अम्मी, अपने बाबा से, अपने अब्बू से फरमाइशें तो की जा सकती हैं। वो अम्मी की बात की जरा कायल ना होती। बुरी बात है नाइमा, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो बेटा। अपने दिल में माँ बाप का एहतराम रखोगी तभी तो मोहब्बत करोगी। याद रखो, इंसान उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकता जिसकी इज्जत ना करता हो। वो जो जो उम्र के मनाजिल तय करती गई, उसके सवालात बढ़ते गए। उसको अंदाजा होने लगा था कि उसके अब्बू सब लोगों के अब्बू से मुख्तलिफ हैं। वो सिर्फ महीने के महीने थोड़े से पैसे अम्मी के हवाले करके बरियो जमा हो जाते। बाकी कौन मरता है कौन जीता है, अम्मी क्या करती हैं, कैसे गुजारा होता है, इन बातों को ना तो वो जानने के मुतमन्नी थे, ना जानते थे। उनका ख्याल ही नहीं, फरमान भी यही था, सब चलता है। दूसरी हैरानकुन बात यह देखी उसने अपने अबू में कि वो घर की प्राइवेसी के बिल्कुल कायल नहीं थे। उनके घर की छोटी से छोटी मामूली सी बात भी उसकी फुफ्फी और उनके बच्चे मजे ले लेकर सुनाते तो वो हैरत से पूछती, ये बात तो घर में हुई थी, मगर उसको लोग तोड़ मरोड़ कर क्या बना रहे हैं? इनको बताया किसने? वो हैरत से सोचती और अपनी हैरत आपी से भी न छुपाती। उसकी समझ में आने लगा था कि ये अब्बू हैं जो हर वक्त यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं, और जिन्हें मतलब ख्याल नहीं कि लोग नाइमा, साइमा और सालिहा अम्मी के बारे में क्या क्या बातें करते हैं। अब्बू के बरक्स अम्मी शुरू ही से हर बात में मोहतात थी। उनकी दुनिया तो बस साइमा और नाइमा तक महदूद थी। साइमा तबीयत तनीयत में बिल्कुल माँ जैसी थी, मगर नाइमा का जहन चीज़ों को जहाँ है जैसी हैं तस्लीम कर लेने के बिल्कुल खिलाफ था। वो खुद परेशान रहती थी और माँ को भी परेशान रखती थी। बचपन के सवालात, ये क्या है वो क्यों है से भरकर अब ये रुख इख्तियार कर चुके थे, अम्मी ये लोग हमारे घर की बातें क्यों करते हैं?
आप बोलती क्यों नहीं कि ये हमारा पर्सनल मामला है, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं। अम्मी अव्वल तो हंसकर टाल देती, वो बजिद हो जाती तो प्यार से समझाती, कभी रूठने लगती तो वो भी नाराजगी दिखाती। वो भी क्या करती, वो जानती थी कि जब घर का भेदी ही लंका ढाने पर तुला रहता हो तो वो क्या कर सकती थी। कितनी ही मर्तबा उन्होंने समझाना चाहा, अजीज अब बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उनके मसाइल भी बड़े हो रहे हैं। फिर हमारी बच्चियां तो बहुत अच्छी हैं, माँ बाप का ख्याल रखती हैं। अगर आपको कोई शिकायत हो तो खुद समझा दिया कीजिए, वरना मुझसे कह दिया कीजिए, मैं डांट दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है बड़ी बाजी और राफिया। उनका क्या जिक्र, वो हमारी बच्चियों के बारे में। तुम अपने फजूल जहन से फजूल ही बात सोच सकती हो, वो फुफियां हैं। कुछ कहा तो क्या हो गया, तुम कहानी ना बनाने बैठ जाया करो। वो समझते क्या, सुनने पर ही तैयार नहीं होते थे। मगर वो कब जानती हैं कि बच्चियां कब और कैसे आती जाती हैं। फिर बच्चियां कुछ सुनती हैं तो बुरा मानती हैं। आखिर उन्होंने हिम्मत करके कह ही दिया। अच्छा, तो तुमने अपने दिल का जहर बच्चियों के अंदर भी उतार दिया। जब ही उस दिन राफिया शिकायत कर रही थी कि भाईजान बच्चियां अब हम लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करती, वो नाराज होने लगे। बात खत्म हो गई। अपने घर में कमाल की बेहिसी दिखाने वाला शख्स अपने खानदान के बारे में बड़ा हसास था। कोई तुम लोगों की बातें नहीं करता, और अगर कुछ कहता भी है तो उसका हक है। सब अपने हैं, कोई गैर नहीं, समझी। दोनों बहनें घर में आती तो भी अजीबोगरीब अंदाज इख्तियार किए रखती। बेचारे भाईजान बहुत मेहनत करते हैं, उनका ख्याल अच्छी तरह रखा करो। हमारी अम्मा तो, फिर वो दादी की खूबियां बयान करना शुरू कर देती, जिसमें दोनों बहनों को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। साइमा और नाइमा काफी बड़ी हो चुकी थी जब दादी का इंतकाल हुआ, और उनकी बदमिजाजी की बहुत सी तस्वीरें दोनों के दिमाग में ताज़ा थी। अम्मी मुस्तकिल सिलाई का काम करती थी जब घर की रोटी चलाने का मसला हल हुआ था, मगर अब एक मुश्किल ये आ पड़ी कि अम्मी की शुगर की वजह से बिनाई दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी, जिससे सिलाई के काम का मुतासर होना ज़रूरी था। नतीजतन उनको काम भी कम मिलने लगा था। साइमा ने भी इंटर के बाद ही एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली थी, मगर वहां से मिलने वाली कलील सी रकम रोज़ अफजू महंगाई के साथ साथ दौड़ने से कासर थी। नाइमा का इरादा आगे बढ़ने का था, वो पढ़ाई में थी भी तेज, शुरू ही से नंबर 1 का टैग उसके साथ साथ था। मगर अभी वो बीएससी ही में थी कि अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। साइमा के साथ साथ वो भी मुसलसल अम्मी की तीमारदारी में लगी हुई थी। मगर अम्मी जैसे हिम्मत हारती जा रही थी, शायद वो अपने दुखों से अकेले लड़ते लड़ते थकने लगी थी। उनकी दवा इलाज के खर्चे ने एक मर्तबा फिर नाइमा को झंझोड़ डाला। उसे जल्द अज जल्द कोई काम करना होगा और अपने घर के दुखों के खिलाफ जमकर ठहरना होगा। अब्बू की अभी तक वही कैफियत थी, बेनियाजी सी बेनियाजी थी। उन्हें मतलब एहसास न था कि जिंदगी की गाड़ी को खींचने में उनकी मदद करने वाली नहीं, बल्कि अपनी जान लड़ा देने वाली हस्ती अब अपनी जान हार रही थी। वो वैसे ही रात गए आते और वैसे ही सदा लगाते, खाना निकालो भाई। खाना देने वाले हाथ अब बदल गए थे। नाइमा हैरान रहती। बाज़ार सोई हुई आपी अब्बू की पहली ही बेल पर चुपचाप उठ जाती और उनके लिए खाना गर्म करने लगती। वो अब भी एतराज़ात के साथ खाते। ये क्या पका लिया भाई, नमक कुछ कम लग रहा है। और ये इतना सूखा सालन, भला इसे रोटी कैसे खाई जाए। ये शोरबा है, क्या कुछ तैराना था तुम्हारी माँ को। वो हंसते भी जाते, अजीब सी हंसी। नाइमा कुटती रहती, कुछ भी तो नहीं बदला था, बस अम्मी की जिंदगी का चिराग अलबत्ता टिमटिमाता हुआ लगता था। दोनों बहनें परेशान थीं। एक दिन नाइमा से बर्दाश्त नहीं हुआ। शाम से ही अम्मी की तबीयत खराब थी। रात गए वो अब्बू से उलझ पड़ी। अब्बू, अम्मी की तबीयत इतनी खराब है और आप, मैं क्या कर सकता हूँ, अस्पताल ले जाओ। वो शशदर रह गई, जैसे बात अम्मी की नहीं किसी तीसरे आदमी की हो रही थी। उसे आज अब्बू की बेहिसी से पहली मर्तबा नफरत महसूस हुई। ये कैसे इंसान है, अपने जीवन साथी से जिसने उनके साथ दुख सुख बल्कि दुख ही दुख उठाए और कभी शिकवा कना नहीं हुई, ऐसा लाताल्लुक रवैया। वो कुछ भी ना कह सकी और खामोशी से पलट आई। अलबत्ता अपने बिस्तर पर गिरने के बाद वो देर तक अपनी सिसकियां हिचकियां न रोक सकी। साइमा बार बार पूछती रही, हुआ क्या है, क्या अब्बू ने कुछ कहा है, मगर वो बस चुपचाप रोती रही। अम्मी बहुत परेशान थी। बीमारी से मुसलसल लड़ाई ने उन्हें नढाल कर दिया था और वो अपनी जिंदगी की तरफ से दिन ब दिन मायूस भी होती जा रही थी। तुम लोगों का क्या होगा, मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। जिंदगी भर साबिर और शाकिर रहने वाली अब घबरा रही थी। आगे दूर तक अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कभी कभी उनका दिल खुद ही मलामत करता, क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं जो पत्थर के नीचे दिए हुए कीड़ों को रिस्क पहुंचाने का जामिन है। क्या तुम अपनी उम्मीद किसी और पर लगा रही हो। वो खुद को समझाती, फिर बीमारी सताती तो एहसास फिर से सताने लगता, किस पर छोड़कर जाऊं, इनका मेरे सिवा कौन है, बाप का होना ना होना बराबर है।
इन्हीं दिनों जैसे एक मुआवजा सा हो गया। उनकी एक ही बहन थी जो इंग्लैंड में रहती थी। ससुराल उनका इस्लामाबाद में था। अव्वल तो पाकिस्तान आती कम थी और जब आती थी तो अपने ससुराल में इस्लामाबाद में ठहरती थी। दोनों बहनों की मुलाकात अमूमन एयरपोर्ट पर हो जाती थी जब वो इन ट्रांजिट पैसेंजर होती थी। इस मुख्तसर सी मुलाकात में दिल कभी सैर नहीं होता था, मगर मजबूरी थी। सालेहा बड़ी थी और आलिया छोटी। चाहने के बावजूद सालेहा अपने हालात को देखते हुए छोटी बहन से कभी ना कह पाई कि कभी कराची आओ, यहाँ 2-4 दिन ही रुको तो सही। अब शायद ये इनकी दुआओं का असर था कि खुद आलिया पर बहन की बीमारी की इत्तला ने असर किया। वो 2-4 दिन कराची रुकने के इरादे से आई। ठहरी तो अपनी नंद के घर ही, मगर रोज ही वहां से बहन को देखने आने लगी। वो बहुत मलूल थी। बहन की दगरगू हालत उनसे छुपी न रह सकी थी। आलिया के नंद जिनके घर वो ठहरी थी, उनका बेटा अम्माद वहां इंग्लैंड में आलिया के साथ रहता था। उसने वहीं से तालीम हासिल की थी और वहीं काम भी कर रहा था। अपनी मामी को बहुत चाहता था और आलिया की शादी की बात छेड़ने की बात पर कहता था, कोई अपनी जैसी ढूंढिए, मैं इससे कम पर राजी ना होऊंगा। माँ के मुस्तैदी से खिदमत करती हुई कामनी सी साइमा उन लोगों को बहुत भाई। कुछ बहन की बीमारी का असर था और कुछ ये ख्याल भी कि भांजी है, वहाँ एक दूसरे की मददगार रहेंगी। उन्होंने अपनी नंद से तज़किरा किया। वो मुद्दतों से अपनी भावज की मजाज आशना थी। उन्हें मतलब कोई एतराज़ ना हुआ। दोनों के सलाह मशवरे के बाद एक दिन सालिया को पैगाम दे दिया। सालिया हैरान रह गई। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ऐसे हालात में ऐसा रिश्ता मिलेगा। वो बेइख्तियार अपनी बहन के गले लगकर रोने लगी। रात में उन्होंने मियाँ से तज़किरा किया। अच्छा, ख़ानदान वालों से मशवरा कर लो। उनका इशारा अपनी बहनों की तरफ था, मगर मैंने तो हाँ कर दी है। सालेहा घबरा कर बोली, फिर मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो हो ही सदा की खुदसर। कान खोल कर सुन लो और इन लोगों को भी बता दो कि किसी आस में न रहें। मेरे पास कुछ नहीं है देने को। हाँ, अगर तुम अपना जमा जत्था निकाल लो तो। वो हंसा, अजीब सी हंसी। जमा जत्था? वो हैरान हुई। इतनी थोड़ी सी तनख्वाह जो तुम मेरे हाथ पर रखते हो, इसमें जमा जत्था? जो देता हूँ वो भी नहीं दूंगा। थोड़ी सी तनख्वाह क्या चाहती हो, डाके डालूं? वो क्या कहती। हस्बे आदत खामोश रह गईं। मगर दोनों बहनों ने जल्दी ही एक तारीख निकाह के लिए रख दी। कागजात बनते तो फिर कहीं जाकर इंग्लैंड के लिए वीज़ा अप्लाई होता। निकाह बखैर खूबी हो गया। हालांकि दोनों फुफियों ने तो ज़बरदस्त मुखालफत की। राफिया ने तो अपना निकम्मा बेटा भी पेश किया कि जब घर में रिश्ता मौजूद है तो बाहर करने की ज़रूरत क्या है। मगर शायद साइमा की किस्मत ही ज़ोरों पर थी। तमाम मुखालफतों के बावजूद निकाह होकर रहा। शायद ऐसे ही मौक़ों पर कहा जाता है कि रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं और जहाँ जिसका नसीब हो। सब हैरान थे कि लड़की के वालिद का जिक्र किरदार पूरी तकरीब में मेहमान अदाकारों का सा रहा कि कुछ देर को ज़ाहिर हुए, फिर यूं गायब हुए कि सुराग लगाना मुश्किल हुआ। शुक्र ये था कि लड़के वालों को एतमाद में ले लिया गया था, वरना कौन क्या सोचता और क्या होता। हमाद ने यूं ही आते जाते साइमा की बस झलक ही देखी थी, मगर नाजुक अंदाम और खामोश तबा साइमा उसे बहुत अच्छी लगी थी। वैसे भी वो अपनी मामी ही को आइडलाइज्ड करता था और उनसे हमेशा से शरारत करता आया था कि अपनी जैसी ही ढूंढिएगा। निकाह के बाद जब साइमा ने हमाद की शफाफ आंखों में अपने लिए नरम नरम से जज्बे लौ देते देखे और उसकी शरारतों को महसूस किया, तो उसके दिल में इत्मीनान ही इत्मीनान जगह बनाता गया। उसकी आगे की राहें आसान थी, ये उसे यकीन हो गया था। सालेहा जहाँ बहन की मशकूर थी, वहीं अल्लाह की शुक्रगुजार भी थी कि उनकी झोली गोहरे मुराद से भर दी। अब उनकी परेशानी का महवर सिर्फ और सिर्फ नाइमा की ज़ात थी। अल्लाह मेरी नाइमा पर भी ऐसी ही मेहरबानी हो जाए, वो बार बार यही गर्दान करती थी। हमाद ने जाते जाते साइमा को वादों की जंजीर में जकड़ते हुए वादा लिया कि किसी भी मसले, किसी भी मुश्किल में सबसे पहले उसे ही याद करेगी। आखिर वो अब उसका निगहबान था। वो समझदार था और अपनी जिम्मेदारी जानता था। साइमा को अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आने लगा। ईमेल, टेलीफोन, सारे ही नंबर उसने मुस्कुराते हुए रख लिए। हालांकि ना घर में फ़ोन था ना कंप्यूटर। नाइमा की जॉब की तलाश जारी थी और बार बार मुख्तलिफ जगहों से किसी न किसी वजह से मुस्तरद होने से अब उसकी खुद एतमादी में दरार सी पड़ने लगी थी। तभी उसे एक ऑफिस में रिसेप्शन पर जॉब मिल गई। जॉब दिलवाने में उसकी आला जहानत से ज़्यादा उसकी खुश शक्ली का दखल था और ये बात नाइमा को अव्वल रोज़ ही से बहुत बुरी लग रही थी। मगर क्योंकि जॉब उसकी ज़रूरत थी, अम्मी की रोज़ बरोज़ बिगड़ती हुई हालत और बाप के रवैये की बदसूरती ने उसे जॉब कबूल कर लेने पर मजबूर कर दिया था। नाइमा को जॉब मिली तो सालेहा ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। बाप से तो कुछ कहना सुनना ही बेकार था। वो इसी अंदाज में मेहमानों की तरह सराय में आते और किसी न किसी बात पर हंगामा मचाकर चले जाते। वो किससे कहती, क्या कहती?
बस खामोशी से अपने आंसू पीती रहती थी। नाइमा का मसला जॉब शुरू होते साथ ही शुरू हो गया था। अव्वल रोज से ही उसकी खुश शक्ली उसकी दुश्मन बन गई थी। बॉस शुरू दिन से ही मेहरबान थे। पहले तो वो उनकी मेहरबानी को उनकी खुशखल्की पर महमूल करती रही, मगर जल्द ही उसके अंदर वो खामोश सायरन बजने लगा जो किसी भी औरत के अंदर खतरे के एहसास के साथ ही बजना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने औरत को कमज़ोर बनाया है, मगर उसके अंदर एक अजीब सी सिफ्त रखी है, बिल्कुल आंख की पुतली की तरह नाजुक और हसास। अपनी तरफ बढ़ते हुए कदम, उठे हुए इशारे, हत्ता कि आंख की सिमत बदल जाने का एहसास फौरन हो जाता है, और जैसे आंख की पुतली पर छाए कुदरती गिलाफ फौरन वाह होकर उसे बचा लेते हैं। इसी तरह खतरे के एहसास के साथ ही उसके अंदर की औरत मोहतात हो जाती है। नाइमा को बॉस की नज़रों में जो कुछ नजर आता था, उसे उससे कराहियत आती थी। वो चाहती थी कि फौरन ये नौकरी छोड़ दे ताकि उस मनहूस शक्ल को दोबारा न देख सके, मगर वो मजबूर थी। नौकरी मुश्किल से मिली थी और उसकी ज़रूरत सख्त थी। उसे कभी कभी तो यूँ लगता जैसे बॉस की नज़रें उसके जिस्म के पार उतरी जा रही हैं। वो घबरा कर अपना दुपट्टा ठीक करने लगती। उसका सारा एतमाद, उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी खुशतबी पता नहीं कहाँ खोती जा रही थी। वो अक्सर काम में मसरूफ़ होने के बावजूद चौंक सी जाती। उसे अंदाज़ा होने लगता कि वो किसी की नज़रों के हिसार में है। सेटिंग अरेंजमेंट कुछ इस किस्म का था कि उसकी सीट बॉस के बिल्कुल सामने थी। वो हमवक्त नज़रों के इस हिसार से घबरा गई थी, और अब तो जैसे उसके अंदर से आवाज़ें आती रहती थी, जो हो सो हो, यहाँ से फ़ौरन भाग जाओ। वो दिल ही दिल में तहैया भी कर लेती, मगर शाम में अम्मी की हालत देखकर वो जैसे सब कुछ भूल जाती। अंदर ही अंदर किए गए फैसले की दीवारें यूं मुंदहम होती कि वो खुद को समझाने लगती, चलने दो जब तक चले, मगर कब तक, आखिर कब तक। मजबूरी के तौक तले उसकी गर्दन के गिर्द जूं जूं अपना घेरा तंग करना शुरू किया, वो बौखला गई। बाहर की दुनिया की संगीनी उस पर बहुत बुरी तरह आश्कार हो गई। उसे यकीन होने लगा बस घर ही पनाहगाह है। खानदानी शराफत, मजाज का धीमापन और बात को सिर्फ सही पसे मंजर में सुनना, बल्कि अपनी तरफ से मजीद सुलझाव पैदा करना उसका जुर्म ठहरने लगा। और फिर इससे गलतियां होने लगीं, अजीब सी गलतियां जो फौरन ही बॉस की नज़रों में भी आ जाती। मैं समझता था आप काम जल्दी सीख लेंगी। वो अपनी गहरी गहरी नज़रें जमा कर कहते, मैं कोशिश तो कर रही हूँ सर। ना चाहते हुए भी मजाज में घुली तलखी छलक ही पड़ती। अच्छा, बड़ी कामयाब कोशिश है आपकी। वो मुस्कुराने लगे। दरअसल आप फितरी तौर पर कुछ लापरवाह वाक़ई हुई हैं, है ना? वो तस्दीक भी उससे चाह रहे थे। बोलिए, कुछ जवाब तो दीजिए। उसने झुकी हुई नजरें उठाई और मुखातिब की नजरों में से वाज़ेह झांकती हुई गहरी गहरी तलब ने उसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, यूं काम नहीं चलेगा, कुछ जवाब तो आपको देना होगा। जी क्या कहूँ, उसने बमुश्किल कहा। दरअसल आपकी अंग्रेजी भी बस वाजबी सी है। कौन से कॉलेज से पढ़ा है आपने? और फिर आपकी टाइपिंग। वो झिंझलाने की जबरदस्त एक्टिंग कर रहे थे। फर्द जुर्म काफी तवील है। वो मुंह ही मुंह में बिदबिदाई। जोर से कहें, क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं सर, वो बस ऐसे ही। चोरी पकड़े जाने पर वो कुछ घबरा सी गई। कितनी ही देर से सामने खड़ी थी, बैठने तक को तो कमबख्त ने कहा नहीं। वो सिर्फ सोच कर रह गई। चलें, काम को जाने दें। ये आप किस तरह की ड्रेसिंग करती हैं? जी। वो जी को बस खींच कर रह गई। भाई जरा शौक और फैशन को भी आवाज दे लिया कीजिए। ये कोई मदरसा नहीं जहां आप बूढ़ों के से रंग पहने दुपट्टा सर पर लिए बैठी रहती हैं। ये तो बीबी, ये एक कमर्शियल इदारा है, और आप जानती हैं। वो एक लम्हा रुके। इंस्टीट्यूशन की अपनी डिमांड्स होती हैं। वो उनकी तरफ हैरत से देखने लगी, फिर घबरा कर बोली, मगर सर, कोई अगर मगर नहीं। उन्होंने हाथ उठाकर उसे खामोश कराते हुए कहा, एक तो आपको बहस की बहुत आदत है, अगर कुछ पैसे वैसे की जरूरत होती है तो बताएं। वो यकायक मेहरबान होने लगे। उन्होंने अपना हाथ यूं ही बात करते हुए उसके हाथों पर रख दिया। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। फिर उन्होंने एक अजीब सी हरकत की। छोटे से क्यूबिकल में जहां वो मेज के सामने बमुश्किल खड़ी थी, वो उससे टकराते हुए बाहर निकल गए। उसने गुस्से से सर उठाया, मगर बॉस के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट फैली। देखकर वो दिल महसूस कर रह गई। अलबत्ता उसका मूड सख्त खराब हो गया। घर आकर वो बिला वजह साइमा से उलझ पड़ी। क्या बात है, इतनी तल्ख क्यों हो रही हो? वो समझ नहीं सकी। यूं ही मैं हूं ही बदमिजाज। वो और ज्यादा नाराज होने लगी। अरे, साइमा को एहसास हुआ कुछ गड़बड़ जरूर है, मगर उसकी इंतहाई मुश्किल हालात में भी खामोश रहने की आदत ने उसे कुछ पूछने से बाज रखा। खुद बता देगी, शायद थक गई है, और कुछ नहीं तो इतनी दूर जाना आना भी थका देता होगा। उसने बहुत मोहब्बत से सोचा, मगर जब नाइमा बगैर कपड़े बदले अपने चेहरे पर हाथ रखे चुपचाप अपने बिस्तर पर गिर सी गई, तो उसके अंदर की जिम्मेदार बहन के दिल ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया।
नाइमा काफी देर यूं ही खामोश लेटी रही। साइमा ने अम्मी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर अम्मी उसे बार बार पूछने लगी तो मजबूरन उसे नाइमा को जाकर बताना पड़ा। उसने एक लफ्ज कहे बगैर चप्पल घसीटी और अम्मी के पास आकर बैठ गई। बहुत थक गई हो? अम्मी का लहजा खुद ब खुद रुंधा हुआ सा हो गया। उन्हें अपनी छोटी सी बच्ची पर तरस आने लगा। उसके लिए तो वो भी बहुत छोटी ही थी। ये उम्र है इसकी इस तरह हलकान होने की। वो सोच ही नहीं रही थी। उनके चेहरे पर भी उनकी सोच का अक्स बहुत वाज़ेह था। नाइमा को जैसे उनकी आवाज़ के साथ-साथ उनके अंदाज़ ने भी झंझोड़ सा दिया था। ये वो क्या कर रही है? ऐसे तो उसकी सब मेहनत अकारत हो जाएगी। वो अम्मी को ये एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि वो थक रही है। ज़हनी थकन, जिस्मानी थकन से बहुत ज़्यादा है। वो जैसे यकदम होश में आ गई। नहीं तो अम्मी, कोई ऐसी ख़ास थकन नहीं। यूँ ही बस में किसी से तकरार सी हो गई थी। जब ही मूड ऑफ है। उसने मसनूई मुँह फुलाकर एक्टिंग करते हुए अम्मी को तसल्ली दी। अच्छा? अम्मी ने टटोलती नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो ज़बरदस्ती खुद पर बशाशत तारी करते हुए उन्हें एहसास दिलाने लगी कि सब ठीक है। फिर जब अम्मी मुतमईन सी हो गई तो उसने हस्बे मामूल साइमा के साथ खाना खाया। मगर सबको तसल्ली देना आसान था, खुद को थपकी देना बहुत मुश्किल। वो जब बिस्तर पर दोबारा आकर लेटी तो देर तक आंसू बहाती रही। वो निगरां आंखें और उनसे झांकते वो घुनावने जज्बे फिर से जैसे उसे डराने आ गए। देर तक बजती बैल भी उसकी महवियत को नहीं तोड़ सकी। हाँ, अलबत्ता जब अब्बू को खाने पर रोज की तरह शोर मचाते सुना तो पता नहीं कहाँ से उनके लिए बहुत सा गुस्सा जैसे उसके पूरे वजूद को खौलाने लगा। बेहिस इंसान, आज जैसे बाप की मोहब्बत बिल्कुल ही खत्म हो गई और उसकी जगह खुद ब खुद किसी और ही जज्बे ने ले ली, शायद नफरत या फिर उससे भी ज्यादा कुछ और। सुबह उसके सूजे हुए पपोटे उसके रात देर तक रोने की चुगली खा रहे थे। वो साइमा से नजरें चुरा रही थी और साइमा जो हमेशा माँ और बहन के दुख को बगैर कहे जान लेती थी, हैरान थी कि ये इतनी क्यों परेशान है। किससे कहूँ, क्या करूँ? कुछ बताती भी तो नहीं। उसका दिमाग दिन भर अजीब अजीब सोचों के ताने बाने बुनता रहता, मगर फिर किसी नतीजे पर पहुंचे बिना हार जाता। कहीं भी जाए अमा नहीं थी। उसकी सोचें उसे दूर, बहुत दूर ले जाती थी। वो सोचती और सोचती चली जाती थी और फिर उसे दुनिया ही से वहशत होने लगी। ये कैसी बेइंसाफ दुनिया है। यहाँ तो जैसे सब कुछ उस जहालत के ज़माने के अरब जैसा हो गया है, जब मोहसिन इंसानियत के नूर से दुनिया मुनव्वर नहीं हुई थी और लोग तंग दिल बल्कि संग दिल थे। मगर अब क्यों ये सवाल उसके ज़हन में मुसलसल ज़रबे लगाता रहता। खाने-पीने से उसकी दिलचस्पी खत्म सी हो गई थी, रंगत पीली-पीली लगने लगी थी। साइमा परेशान थी, ये नाइमा को क्या हो गया है? हँसना बोलना ही भूल गई है। दफ्तर जाने के लिए वो बस रवा-रवी में ही तैयार होती और फिर उसकी एक मर्तबा फिर बॉस के सामने पेशी हो गई। इस मर्तबा उसका लहजा और सख्त था। लगता है आप नौकरी में दिलचस्पी नहीं रखती। उसका दिल चाहा कह दे हाँ यही बात है, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी शक्ल कभी ना देखूं। मगर वो गुमसुम खड़ी रही। आपसे कौन बात करे? फिर वो अंदर आ जाने वाले अपने पीए से मुखातिब हुआ। जरा इनकी शक्ल देखो, ऐसा नहीं लगता जैसे बेआवाज का टीवी देख रहे हों। वो हंस दिया मगर नाइमा मुस्कुरा भी नहीं सकी। बॉस की हिस्से मजाक की क्वालिटी के बारे में उसे कोई शुबा रहा ही नहीं था। वो कोई रिस्पॉन्स दिए बगैर वापस आ गई। ऑफिस टाइम खत्म होते ही वो फौरन बाहर निकल आई। मूड इंतहाई तल्ख हो रहा था और दूर दूर तक बस आने के अमकानात नजर नहीं आ रहे थे। एक तो हम सारी बाहर निकलने वाली लड़कियों को ये बस बेबस करके रख देती है। उसने अपने अंदर घुलती तलखी के सबब रोज के मामूल को बेबसी से देखा। तभी उसकी नजर अपने साथ खड़ी लड़की पर पड़ी। वो नाजो थी, अब्बू की सौतेली बहन की बेटी। उसे याद आया एक बार खानदान की किसी तकरीब में उसे देखा था। फुप्पो और दूसरे लोगों का रवैया इन लोगों के साथ बहुत रूखा सा था। अम्मी ने उसे बताया था कि दादा ने किसी निचले घराने की लड़की से दूसरी शादी की थी। उनसे एक बेटी हुई, दादा उनका ख्याल रखते थे। लेकिन उनकी वफात के बाद अब्बू वगैरह उनसे ज्यादा मिलते नहीं हैं। नाजो भी उसे पहचान गई थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट पहचान के रंग वाजे कर रही थी। आप कब से खड़ी हैं? उसने पूछा। काफी देर हुई, नाइमा को कहना पड़ा। अल्लाह, कितनी मुश्किल है ना, इतनी गर्मी और बस आती ही नहीं। सुबह में भी यही मुश्किल होती है ना? हाँ, नाइमा उसे टालना चाह रही थी। इसीलिए तो मेरे बाबा सुबह मुझे खुद छोड़कर जाते हैं। वो तो शाम को भी आने को कहते हैं, मगर इतनी दूर से सिर्फ मुझे लेने आए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता ना। वो मुसलसल बोल रही थी। वो कहते हैं मेरी नाज़ो गर्मी में परेशान होगी, बसों के धक्के खाए ये मेरी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं, मगर मैं उनकी तबीयत के ख्याल से मना कर देती हूँ। नाइमा जो एक अजीब सी लाताल्लुकी से उसकी बातें सुन रही थी, अब जैसे चौंक सी गई। वो पूछ रही थी, ये बाबा लोग बेटियों से इतनी ही मोहब्बत क्यों करते हैं?
ہوں؟ نائمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا تبصرہ کرے، مگر اسے یہ اندازہ بخوبی ہو رہا تھا کہ اس کے اندر بھری تلخی بس اب چھلک پڑنے کو تھی۔ باپ کی محبت اسے لگا وہ ضبط نہیں کر پائے گی، تب ہی بس آ گئی۔ وہ نازوں کے بلانے کے باوجود کسی اور سیٹ پر اس سے دور بیٹھ گئی اور بیٹھ کر پورے راستے کڑتی رہی، جھوٹ بول رہی تھی، بے وقوف بنا رہی تھی مجھے معلوم ہے کہ باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اسے نازو یکدم بری لگنے لگی تھی۔ انہی دنوں امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سائمہ اور نائمہ ہر بات بھول کر امی کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ نائمہ کو بھی سائمہ کے ساتھ چھٹیاں لینی پڑیں اور درخواست دینے کے ساتھ ساتھ باس کی باتیں بھی سننی پڑیں۔ مجبوری تھی اور کوئی چارہ کار تھا بھی کہاں۔ امی ہسپتال میں داخل تھیں اور ہمہ وقت کسی نہ کسی کا ان کے پاس ہونا ضروری تھا۔ گھر کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ طویل بیماری میں کب تک کاموں کو ٹالا جا سکتا ہے؟ کھانا پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑوں کی دھلائی، 100 کام تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ابو کے لیے وقت پر کھانا پکانا اور انہیں کھانا دینا، کیونکہ ان کو تو احساس ہی نہیں تھا کہ ان کی بیوی بیمار ہے۔ نائمہ کے کہنے پر وہ غصہ بھی کر چکے تھے۔ میں کیا کروں، مرتی ہے تو مر جائے۔ پھر ویسے ہی ہنسے جس سے نائمہ کو کوفت ہوتی تھی اور بولے وہ مرے ورے گی نہیں، دیکھ لینا۔ نائمہ ششدر رہ گئی۔ وہ ان کی بے حسی سے واقف تھی، مگر سنگ دلی اور اتنی سنگ دلی وہ اب دیکھ رہی تھی، ایسے تو کوئی اپنے گھر میں پالتو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر نے آخرکار جواب دے دیا، بی بی آپ لوگ انہیں اب گھر لے جائیں، اب انہیں دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ عجیب وقت تھا۔ دونوں بہنیں یہ جان چکی تھیں، سمجھتی تھیں مگر سننا اور ماننا نہیں چاہتی تھیں۔ ماں جیسی ہستی کو کھونا کہاں آسان ہے، اور پھر ایسی ماں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ ضبط کا یارانہ رہے گا، یہ بھی معلوم تھا۔ دل چاہ رہا تھا گلے سے لپٹ جائیں اور خوب روئیں، مگر ہسپتال تھا، جنرل وارڈ، لوگ آ جا رہے تھے۔ سائمہ تو ہارے ہوئے انسان کی طرح ماں کی پٹی سے لگ کر خاموش رونے لگی۔ آنسو اس کے چہرے پر لکیریں بنا رہے تھے، مگر نائمہ نے ایک جھرجھری سی لی اور کھڑی ہو گئی۔ اسے بہت سے انتظامات کرنے تھے، ہسپتال کے بل کی ادائیگی، ایمبولینس کا انتظام، پھر روانگی کے لیے چیزوں کو اکٹھا کرنا۔ اس نے سب کچھ بہت ہمت اور حوصلے سے کیا۔ پھر امی کو ایمبولینس میں لٹانے کے بعد وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ بیڈ اوپر تھا اور سائمہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ چلو اپی گھر چلے۔ نائمہ، امی، وہ سسکی، کچھ نہیں ہوگا انہیں، ہمیں ہمت کرنا ہوگی۔ اس نے بڑی بہن کا کندھا تھپ تھپایا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ یکدم بڑی ہو گئی تھی، پوری ذمہ داری سے امی کی دیکھ بھال کے ساتھ سائمہ کو بھی حوصلہ دیتی ہوئی۔ وہ نائمہ تو نہیں تھی جسے آپی اور امی کے سہارے کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی تھی۔ عجیب بات ہے، حادثے، تکلیف دہ حالات اور مشکلیں لوگوں پر الگ الگ تاثر چھوڑتے ہیں۔ کچھ لوگ سائمہ جیسے ہوتے ہیں، مستعد اور بظاہر مضبوط، مگر اچانک پڑنے والی مشکلوں کو آسانی سے سہار نہیں پاتے، ڈر جاتے ہیں، اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں رہتا اور ہمت پست ہونے لگتی ہے۔ اور کچھ لوگ نائمہ کی طرح ہوتے ہیں، بظاہر لاپرواہ، لاڈ اٹھوانے والے، مگر مشکل حالات میں خود بخود ان کے اندر ہمت آ جاتی ہے۔ وہ خود کو ہی نہیں سنبھالتے، سب کو سنبھالتے ہیں، وہ بھی بڑی ہمت اور جانفشانی سے۔ حالات سے نبردآزماں ہونے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسے کچھ یاد آیا تو سائمہ کے پاس آئی۔ آپی، عالیہ خالہ اور حماد بھائی کے فون نمبرز دے دیں، انہیں اطلاع دینا ہوگی امی کی بیماری کی۔ امی جیسے سکون سے سو رہی تھیں، وہ اب اکثر ایسے ہی غنودگی میں رہتی تھیں۔ رات ہو گئی، دونوں بہنیں یوں ہی آمنے سامنے بیٹھی ماں کا چہرہ تکتی رہیں، جانے کب یہ چہرہ چھن جائے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اپنے اندر کے سوالات سے الجھتے الجھتے یکایک دروازے پر ہونے والی ٹھک ٹھک نے انہیں چونکا دیا۔ نائمہ ہی بڑھ کر گئی۔ کون ہے؟ تمہارا باپ۔ انداز اور لہجہ دونوں جانے پہچانے تھے، مگر نائمہ کو جیسے ایک شوق سا لگا۔ یہ تم لوگ بیل بند کر کے مر گئی تھی کیا؟ دروازہ کھلنے پر وہ بکتے جھکتے اندر آئے۔ بیل بند ہے؟ نائمہ چونکی، پتہ نہیں کیسے بند ہوئی، شاید تار وار نکلا ہوا ہوگا، وہ سوچنے لگی۔ کھانا لاؤ، وہ حسب عادت چیخے۔ کھانا؟ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ کھانے اور پکانے کا تو دھیان ہی آج نہیں آیا۔ سائمہ تو ڈاکٹر کے کہنے کے بعد سے ابھی تک ڈپریشن میں تھی، جیسے ہارا ہوا انسان۔ نائمہ نے ہمت مجتمع کی تھی اور جو سمجھ میں آیا کیا تھا، مگر نہ دل چاہا نہ کھانا یاد آیا۔ آخر اسے کہنا پڑا، ابو کھانا تو آج نہیں پکایا ہے۔ کیوں؟ ابو، امی کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ ابھی مری تو نہیں، رونے کی کیا بات ہے، اور کیا اس کے ساتھ ساتھ سب کو مار دو گی؟ بھوکا کیسے سوؤں گا؟ کچھ بھی لاؤ جلدی کھانے کے لیے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئے تو وہ جلدی سے کچن میں آئی، حالانکہ اس کے دل میں غم و غصے کے طوفان امڑ رہے تھے۔ ہماری ماں مر رہی ہے اور اس شخص کو کھانا چاہیے، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ اسے اس وقت ابو ایک اجنبی لگ رہے تھے، جن کا اس گھر سے ناتا شاید تھا ہی نہیں۔ دوسرے دن اس نے سوچا کچھ پیسوں کا بندوبست کرنا ہوگا،
गरीब आदमी के लिए ना तो बीमार पड़ना और ना मरना आसान है। पैसों के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं। उसने एक मर्तबा फिर खुद को हौसला दिया और दफ्तर जाने पर आमादा किया। साइमा से कहकर वो दफ्तर आ गई। नाइमा बीबी, आपकी तो जॉब ही खत्म हो गई है, अकाउंट्स में जफर साहब ने बताया। मगर जफर साहब, मेरा कसूर? ये तो बीबी एडमंड से पूछें। मेरी सैलरी? वो अफसरदा सी अफसरदा थी। हाँ हाँ, आपके 10 दिन की ही सैलरी तो बनी है। 10 दिन की? मगर क्यों? मैंने तो दरख्वास्त दी थी, वो आपके बॉस ने नामंजूर करके भेज दी है। शायद यही वजह है जॉब जाने की भी। वो आहिस्ता से बोले। मरता क्या ना करता, वो सैलरी स्लिप लेकर निकली। उसका जी चाहा अभी जाए और इस कमीने इंसान को बहुत सी गालियां सुनाए। बेरहम संगदिल। वो बॉस को गालियां देना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों बार बार अब्बू का चेहरा सामने आ जाता था। सब ऐसे ही होते हैं। शायद उसका दिल उसे समझा रहा था। सारे रास्ते वो रास्ते में पड़े पत्थरों को ठोकरों से उड़ाती रही और अपने आप पर गुस्सा उतारती रही। मगर जैसे ही घर पहुंची, गुस्सा भूल गई। सामने ही हमाद भाई और आलिया खाला बैठे थे। वो दौड़कर खाला से लिपट गई और जब्त के बंधन टूट गए। खाला उसे गले लगाए प्यार से समझाती रही। हमाद ने भी खुद ब खुद घर के मर्द का किरदार संभाल लिया। वो वीज़ा लेकर आया था। खाला ने नाइमा से मशवरा किया कि साइमा की रुखसती कर दी जाए। कोई एक खुशी तो तुम्हारी अम्मी देख लें, उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा। साइमा ने बहुत कहा नाइमा का क्या होगा, वो अकेली रह जाएगी, मगर नाइमा ना मानी। खाला ठीक कह रही हैं। और तुम? साइमा रोने लगी। मेरा अल्लाह मालिक है, अकेली कैसे रहोगी तुम? कोई मुआवजा हो जाता, अम्मी अम्मी बच जाती, सब ठीक हो जाएगा। और अकेली क्यों होंगी मैं? वालिद साहब हैं हमारे। वो हंसी। साइमा उसका अंदाज, उसका लहजा देखकर और सुनकर कुछ बोल ना सकी। पहले ही उसके ज़ब्त और हौसले पर हैरान थी, अब उसको फैसले करता देखकर और भी हैरान हुई थी। अम्मी ने आलिया खाला को पहचान लिया था। बोली कुछ नहीं थी, मगर उनका हाथ थाम लिया था। ये 2 हफ्ते में पहली मस्बत तब्दीली उनकी हालत में नजर आई थी। बड़ी सादगी से साइमा की रुखसती हुई। नाइमा ने जिद करके आलिया खाला को भी इन लोगों के साथ भेज दिया। उनके ससुराल का मामला था और फिर अकेली अम्मी के पास आकर बैठ गई। अम्मी की आंखें खुली हुई थीं और इनमें एक इत्मीनान सा नजर आ रहा था। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट जैसे जम सी गई थी। नाइमा ने नोट किया था अम्मी मुस्कुरा रही हैं। जब साइमा और हमाद उनके बेड के करीब झुके थे, जाते जाते वो करीब आकर बैठी और अम्मी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसे फौरन ही किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। लम्स के गैर मामूली एहसास ने खुद ब खुद दिल में किसी कीमती तरीन हस्ती के खो जाने का सिग्नल दिया, मगर उसने जैसे सब कुछ जानने और मानने से इनकार कर दिया। वो चुपके चुपके अम्मी से अपने दिल का हाल, अपनी मुश्किलें, अपने खौफ सब कुछ बताने लगी। उसे लगा अम्मी सुन रही हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ पांव सीधे करती रही, उनकी खुली आंखों को बंद किया, उनकी पेशानी को सहलाती रही। उसके आंसू मुसलसल बहकर उसके अकेले रह जाने पर मातम करते रहे, मगर उसने अब्बू को जगाने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस की। क्या करना है उन्हें जगाकर? उनका क्या रिश्ता है इनसे? उसे अपनी माँ की मजलूमियत का शिद्दत से एहसास हुआ। वारिस के होते हुए बेवारसी वो चुपके चुपके उनसे कहती रही, अच्छा हुआ आपको दुखों से निजात मिल गई, अब आप आराम से रहेंगी। आपको इस दुनिया ने कुछ भी तो नहीं दिया। सुबह जब आलिया और साइमा आई तो उन्हें बेड के साथ ही सिमटी बैठी मिली। आलिया ने सूरत हाल का अंदाजा किया। साइमा जोर जोर से रोने लगी। फिर जब वो दौड़कर नाइमा से लिपटी तो उसे उसके गैर मामूली गर्म होने का एहसास हुआ। वो बुखार में तप रही थी और अभी भी जैसे आंख बंद किए मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रही थी। अम्मी जी, अब आप सुकून से सोएं, अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। साइमा के लिपटाने पर वो एक तरफ लुढ़क गई। वो बेहोश हो चुकी थी। हमाद ने सब इंतजाम किया और फिर जब वो होश में आई तो अम्मी रुखसत हो रही थी। वो भी जोर से रोने लगी तो सब समझाने लगे। उसने नजर उठाई, राफिया और बड़ी फूफी दोनों रो रही थी और फिर उसने लोगों को अपने अब्बू को पुरसा देते देखा तो उसे यकदम गुस्सा आने लगा। साइमा ने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। माँ के जाने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। घर में रहा भी कौन था जिससे वो बोलती। उसने साइमा को सिद्ध करके उसके ससुराल भिजवा दिया था। खाला जान वापस चली गई थी। हमाद को जल्दी जाना था, उसके पास छुट्टियां नहीं थी। साइमा को भी साथ ले जाएं। उसने हमाद से कहा, तुम भी चलो, मैं विजिट वीज़े के लिए कोशिश करता हूँ। नहीं अभी नहीं, आप लोग जाएं, मैं बाद में आऊंगी। वो साइमा की जिंदगी को खूबसूरत देखना चाहती थी, इसलिए किसी को भी रुकावट नहीं बनने देना चाहती थी, खुद को भी नहीं। अब्बू के हालात बदस्तूर थे। वही रात को देर देर से आना, वैसे ही अलग थलग रहना। नाइमा साइमा के जाने के बाद घर से निकली। उसे जॉब की तलाश थी। तभी उसकी मुलाकात फिर से नाजो से हुई। वो उससे कतराकर निकल जाना चाहती थी, मगर उसने देख लिया और उसे पकड़ लिया। तुम नाइमा हो ना? कितनी दुबली हो गई हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी?
चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? उसने एक साथ कई सवाल कर डाले। नाइमा को उसके लहजे में खुलूस की गर्मी महसूस हुई और वो रुक जाने पर खुद को मजबूर पाने लगी। और ये अच्छा ही हुआ। बात करने पर बात खुली कि नाज़ो के ऑफिस में एक जगह खाली है। नाज़ो ने अपने भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया और फिर हुआ भी यही। नाज़ो के ताउन से वो जॉब नाइमा को मिल गई। ऑफिस अच्छा था, कम से कम पहले वाले ऑफिस से तो बहुत अच्छा था। काफ़ी बड़ा भी था। बहुत से लोग और काम भी उसका काफ़ी मुख्तलिफ था। उसे अपना काम अच्छा लगा। नाज़ो का खुलूस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे नाइमा के हालात जानकर उससे हमदर्दी हो गई थी। उसका डिपार्टमेंट अलग था, मगर जब भी वक्त मिलता वो नाइमा के पास चक्कर लगा लेती थी। और यही नाइमा को अच्छा नहीं लगता था। वो बातें करने की शौकीन थी, जबकि नाइमा दिन ब दिन अपने खौल में सिमटती जा रही थी। खामोश, बेहद खामोश। फिर उसकी बातें नाइमा को वहशत होने लगती थी। हर बात के शुरू और आखिर में वही अपने पापा का तस्करा, और तस्करा भी क्या, तारीफ ही तारीफ। वो अपने पापा की बेहद लाडली थी। अपनी आंखों में उनके लिए ढेरों फख्र और मोहब्बत समेटे। वो जब उनका जिक्र बहुत एहतराम और लाड से करती तो नाइमा का जी चाहता उसकी आंखें नोच ले, उसको वहां से भाग जाने के लिए कहे। हाँ, ऐसी ही शिद्दत पसंदी अब उसके मजाज का खासा बनती जा रही थी। अपनी अम्मी और आपी जैसा मध्यम अंदाज तो उसका शुरू ही से नहीं था, मगर इतनी बदमिजाजी और तलखी तो उसके अंदर ये जालिम वक्त ने भरी थी। ये हालात का तोहफा थी। उसे अब सब लोग बुरे लगने लगे थे। दुनिया बहुत खराब है, खुदगर्ज और कमीनी। मुझे किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं रखना, वो खुद से कहती। लोगों से बातचीत बस ज़रूरतन ही करती और हम वक्त कामों में मशगूल व मसरूफ देखकर। दफ्तर में सब आपस में कहने लगे थे, लड़की मेहनती है। कुछ उसकी सादगी भी लोगों को मुतासिर करती थी। सुबह वो वक्त से पहुंच जाती और शाम में देर तक कामों में मसरूफ रहती। उसे घर जाकर भी क्या करना था? वहां कौन उसका मुंतजर था? लोग क्या समझ सकते थे कि दफ्तर अब उसके लिए क्या था? इंसान फितरतन मुआशरत पसंद है, तन्हाई से घबराने लगता है। यहाँ लोगों की आवाज़ें उसे अपने गम को याद करने की फुर्सत भी कम कम देती थीं। मशगूलियत से ध्यान बट ही जाता है। वो तनदेही से लगी हुई थी और एक अच्छा तासर लोगों पर पड़ रहा था। खुशकिस्मती से यहाँ लोग आम लोगों से जैसे थे, जो ना तो फिल्मों के हीरो की तरह होते हैं, ना विलन की तरह। अपनी अपनी दुनिया में मस्त, और अमूमन अगर अपने मुफादात से टकराव ना हो तो किसी को सताने की फिक्र में नहीं रहते। उसे कभी कभी अपना पुराना बॉस याद आने लगता और उसका हलक तक तल्ख हो जाता। घर के मामूलात वैसे ही थे। अब्बू वैसे ही रात देर गए आते और वो पहले ही बेल पर उठकर खामोशी से दरवाज़ा खोल देती। फिर चुपचाप उनके सामने खाना लाकर रख देती। वो वैसे ही कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाते रहते। वो कान दबाकर सुनी अनसुनी कर जाती। वो उनको कोई जवाब देना ही नहीं चाहती थी। वो खुद भी उससे कुछ पूछने कहने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करते थे। उन्होंने बिल्कुल ही हाथ उठा लिया था। अम्मी के हाथ पर महीने के महीने जो वो एक छोटी सी रकम रखते थे, अब वो भी नहीं देना पड़ रही थी। ना उन्होंने कभी पूछा कि तुम्हारा गुजारा कैसे हो रहा है, या ये खाना कैसे पक रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, चीजें कौन लाता है। ना उसने उन्हें खुद से कुछ बताया। वो वैसे ही थे और उनका रवैया भी वही था। उनके लिए कुछ भी नहीं बदला था। जबकि नायमा की तो अम्मी के जाने से दुनिया ही बदल गई थी। शायद ये सब कुछ इसी खामोशी से चलता रहता जो उस दिन राफिया पुप्पो अपने बेटे गालब का पैगाम लेकर ना आ जाती। उस दिन वो घर पहुंची ही थी कि खिलाफे मामूल अब्बू को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। बातचीत तो दोनों में थी नहीं, इसलिए वो अपने कमरे में चले गए। ये अपने कुछ देर बाद जब उसने चाय बनाई तो वो भी उनको दे आई। वो अब भी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद राफिया पुप्पो, बड़ी पुप्पो, माँ, बच्चों के आ गई। वो अपने साथ मिठाई का बड़ा सा डब्बा भी लाई थी। नायमा ने इन लोगों को देखकर भी कोई नोटिस नहीं लिया। हूँ, मुझे क्या, वो अपने कमरे में आ गई। फिर जब नायमा नायमा की पुकार पड़ने लगी तो उसे निकल कर आना पड़ा। आओ आओ, मेरे पास बैठो। फूफो ने अपने पास जगह बनाई। वो खामोशी से वहीं टिक गई। जी फरमाएं। अरे फरमाना क्या है, बस जी चाह रहा है कि तुम हमारे पास बैठो। तुम तो पता नहीं क्यों अलग अलग रहती हो। बड़ी फूफो ने कहा। आपा, मेरी की बेटी तो शुरू ही से मुझे अपनी लगती थी, और अब तो खैर मेरे बेटे की पसंद है। वो उनकी बात सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगी। तो भाई साहब, बात पक्की ना? वो मिठाई उठाकर उसे खिलाने लगी। लो बेटी खाओ। उसने उनका हाथ अपने हाथ पर से हटाया और खड़ी हो गई। मैं मिठाई नहीं खाती। अब्बू ने उसे घूर कर देखा। रहने दे भाई साहब, अभी बच्ची है, वो भी तो ऐसा ही नटखट है। बात कुछ उसकी समझ में आई, कुछ नहीं। उनका बेटा गालिब, जिसकी दिलचस्पियां वो बचपन से देखती आई थी। खानदान की कौन सी लड़की थी वो जिसके आगे पीछे नहीं घूमता था। वो तो साइमा के सामने हमेशा मजाक उड़ाया करती थी गालिब का, और उसके मना करने के बावजूद उसकी नकल उतारा करती थी। मेरा गालिब तो हमेशा से कहता आया है कि मैं मामू का बेटा हूँ। राफिया फुप्पो हंस रही थी। अरे, उसे हैरत के साथ साथ गुस्सा आने लगा और वो जोर से चीखी, मत करे ऐसी बातें।
खामोश हो जाएं। पुप्पो उसके चीखने पर घबरा कर खड़ी हो गईं। अरे हद हो गई, वो मोहब्बत से बोल रही है और तुम चीख रही हो। ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी? बड़ी फुप्पो को गुस्सा आने लगा। मत ले मेरी माँ का नाम, वो और जोर से चीखी। देख रहे हैं भाई साहब आप? राफिया फुप्पो ने आंखों में आंसू भरकर अब्बू की तरफ देखा। दिमाग खराब हो गया है इसका, और खराब दिमाग ठीक करना आता है मुझे। वो खड़े हो गए। और ये इसका कसूर नहीं, इसकी माँ का कसूर है। ये खन्नास इसके दिमाग में भरा था। वो इसकी माँ को गाली दे रहे थे। नाइमा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने सामने पड़ी मेज को ठोकर मारी। कुर्सी धकेलती वहां से अपने कमरे की तरफ भागी। वो जोर जोर से रो रही थी। फिर अपने बेड पर गिरकर वो बेतरह रोती रही। अपने बेसाहिबान होने, अकेले होने का एहसास बहुत बढ़ गया था। सुबह वो उठी और खामोशी से दफ्तर चली गई। मगर शाम को वापसी पर उसकी अब्बू से जोरदार जंग हुई। वो जोर से बोले, वो और जोर से बोली, और फिर जब उन्होंने कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ, फैसला कर सकता हूँ, तो वो चिल्लाई, नहीं कर सकते आप, मेरे लिए किसी फैसले का इख्तियार नहीं आपको। वो शिद्दत जज्बात से बात पूरी नहीं कर पा रही थी। हूँ बाप है, ऐसे होते हैं बाप। अकेली हूँ मैं, बिल्कुल अकेली, कुछ नहीं लगते आप मेरे। वो सिसकने लगी। बकवास करती है, जान से मार दूंगा मैं तुझे। नागन की औलाद, हाँ हाँ मैं हूँ नागन की औलाद, बल्कि खुद नागन हूँ। डस लूंगी आपको, वो चिल्ला रही थी। वो मारने बढ़े, मारे मारे, जान से मार दे मुझे। वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चीख रही थी, मैं वाकई जान से मार दूंगा तुझे। तेरी जैसी बेटियां इसीलिए होती हैं। वो तेजी से मेज पर रखी छुरी उठाने लगे। वो भागकर अपने कमरे में चली गई और लरजते हाथों से कुंडी चढ़ाकर दरवाजे ही से टेक लगाकर हाँफने लगी, जैसे मीलों पैदल चली हो। दिल लग रहा था सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। सीना पेशानी पर से टपकने लगा था, और आंखें जैसे अभी भी अब्बू का गुस्से से भरा चेहरा देखकर दहशत से पूरी खुली हुई थी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो कांप रही थी। रात हो गई। वो थककर अपने वजूद को बिस्तर पर ले आई। बार बार ऐसा लग रहा था अभी दरवाजा खुलेगा और अब्बू। वो झुरझुरी लेकर उठ खड़ी हुई। खिड़की दरवाजे सब बंद करने के बावजूद वो दहशत ज़दा थी। अभी कुछ ही दिनों पहले तो अखबार में पढ़ा था, किसी ने अपनी बच्चियों को छुरे मारकर मार डाला। बार बार उसे ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। कभी की देखी हुई फिल्म का मंजर, कत्ल का मंजर नजर के सामने आ रहा था। वो क्या करे, कहाँ जाए? यूं ही रोते धोते दिन भर के थके हारे जिस्म को ऊँघ सी आ गई। बंद आंखें भी वही मंजर देख रही थीं। हर तरफ खून ही खून, और अब्बू बकरे की तरह उसकी गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। नहीं अब्बू नहीं। वो चीखती हुई उठ गई। सुबह उसे ऐसे लगा जैसे अम्मी उसे उठा रही हों, आहिस्ता से उसका चेहरा थपथपा रही हों। वो आंख बंद किए इस लम्स को महसूस कर रही थी, अगरचा नींद टूट चुकी थी। बहुत देर तक यूं ही लेटी रही और अम्मी से दिल ही दिल में कहती रही, मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे बुला लीजिए। फिर उठी, जल्दी जल्दी उल्टा सीधा तैयार हुई और घर से निकल गई। रो रो कर आंखें सूज गई थीं। सर में दर्द हो रहा था, दिमाग मुंतशिर था, जाने कौन कौन सी सोचों की यलगार थी उस पर। डिप्रेशन इंतहा का था। वो इस परागंदा दिमाग से सड़क पार कर रही थी जब उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और धकेल कर फुटपाथ तक पहुंचा दिया। मरने का इरादा है क्या? ये क्या बदतमीजी है? वो घुर्राई। ये बदतमीजी नहीं है मोहतरमा। आप पता नहीं किस ध्यान में सड़क पार कर रही थी। इतना बड़ा ट्रक नजर नहीं आ रहा था आपको? उसने नजर उठाई। काफी खुशपोश सा मिडिल एज आदमी था। मगर ये कौन था? वो तो नहीं जानती थी। उसी लम्हे शायद उसने भी नाइमा की शक्ल देखी। अरे शायद आपकी तबीयत खराब है, आई एम सॉरी, ऐसे में जरा और एहतियात करें। वो पता नहीं किस बात की माजरत कर रहा था। वो नहीं समझ सकी। वो मुड़कर चला भी गया, मगर नाइमा कुछ देर यूं ही गुमसुम खड़ी रही। फिर दफ्तर आ गई। काफी लोगों ने उससे पूछा, तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी कर लेती। बॉस ने भी यही कहा, कोई बात नहीं नाइमा, तुम आराम करो। वो क्या कहती और आजुर्दा हो गई। कहाँ जाए, कोई जाए पना नहीं। तभी नाजो आ गई, अपनी धुन में मगन, अपनी आदत के मुताबिक बोलती हुई। आज पापा कह रहे थे कि। उसकी नज़र नाइमा के चेहरे पर पड़ी तो जुमला मुकम्मल किए बगैर पूछने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत खराब है क्या? हाँ हाँ खराब है मेरी तबीयत, मर रही हूँ मैं। बर्दाश्त जवाब दे गई थी। फिर उसका पापा पापा कहकर बात करना बुरा लग रहा था। दिल जल रहा था। झूठी पता नहीं क्यों आ जाती है दिल जलाने। आज उसका जीना चाहा मुरव्वत निभाने को। नाइमा, नाइमा, वो बजाय नाराज होने के परेशान हो गई। मत किया करो मुझसे झूठी बातें। मैं जानती हूँ तुम मुझे जलाने के लिए ऐसी बातें करती हो। अरे क्या हुआ है नाइमा तुम्हें? नाजो सचमुच परेशान थी। तुम पापा पापा कहकर मुझे बुलाती हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, और बाप की मोहब्बत हूँ। उसने सर झटका। तुम्हें पता है बिल्ली अपने बच्चे साथ घर क्यों छुपाई छुपाई फिरती है? बिल्ले के डर से। बिल्ला अपने बच्चों को खा जाता है।
नायमा का चेहरा इतने अजीब से तासुरात पेश कर रहा था कि नाज़ो डर सी गई, मगर उसने नायमा को रोका नहीं। चुपचाप उसका चेहरा देखती रही। उसे किसी गैर मामूली बात का अंदाजा हो गया था। दुनिया में सब लोग ऐसे ही हैं, खुदगर्ज और मक्कार। वो अपनी आवाज़ और लहजा दोनों नहीं संभाल पा रही थी। अच्छी बात यह थी कि आज जुमा की वजह से इर्द-गिर्द सभी लोग नमाज के लिए और लंच के लिए दफ्तर में नहीं थे। नाज़ो ने इर्द-गिर्द देखकर शुक्र अदा किया। वो सोच रही थी कि नायमा के गम और गुस्से को बह जाने दे, फिर कुछ पूछे। पापा हमेशा यही कहते थे कि जब कोई इंसान शदीद गुस्से में हो तो उसे बोल लेने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। मुसलसल सवाल जवाब से बात बिगड़ जाती है, बनती नहीं। वो चीखती रही। नाज़ो चुपचाप ज़ब्त से सुनती रही। फिर नायमा को खुद ही एहसास हुआ शायद कि ये दफ्तर है। वो नाज़ो की तरफ देखती रही, फिर बोली, बस अब जाओ, मुझे काम है। वो अपनी आंखें साफ कर रही थी। कर लेना, काम भी कर लेना, पहले मेरे साथ चलो। कहाँ? वो वैसे ही रूठे हुए अंदाज में बोली, लंच करने। नाज़ो को एहसास हो गया था कि कुछ गैर मामूली बात हुई है। वैसे वो लोग कभी कभार लंच करने साथ जाती भी थीं। मुझे कहीं नहीं जाना। नायमा, तुमने लंच नहीं किया है और मैंने भी। प्लीज़ मेरे साथ चलो, नाज़ो हतमी लहजे में बोली और नायमा की चीज़ें समेटने लगी। उसी वक्त सामने वाली सीट का अजहर आकर अपनी सीट पर बैठा। हेलो लेडीज़, क्या लंच नहीं करना है आज? जा रहे हैं बस। वो नायमा का हाथ पकड़कर खींचती हुई चली आई। क्या मंगवाऊं? दफ्तर के करीब वाक़े रेस्टोरेंट के निस्बतन पुरसुकून और अलग थलग गोशे में बैठकर वो बड़े इत्मीनान से नायमा से पूछने लगी। नायमा को उसके मामूल के अंदाज पर थोड़ी सी हैरत भी हुई और कहीं उसके अंदर की शराफत ने नदामत भी महसूस की। आखिर उसने नाज़ो को इतना कुछ सुनाया था, मगर फौरन ही उसके अंदर उमड़े हुए गुस्से और मलाल ने वापस अपनी पोजीशन संभाल ली और उसने कहा तो ये कहा, मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना है मुझे। नाज़ो ने लम्हे भर के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बगैर कुछ कहे सुने ऑर्डर देने लगी। वो लाताल्लुक सी बैठी रही। फिर जब खाना शुरू हो गया तो उसके सामने रखी प्लेट में खाना निकालते हुए बोली, जो भी नाराज़ी है, जैसा भी गुस्सा है, उस पर बाद में बात करेंगे, पहले तुम खाना खा लो। सामने रखे हुए खाने से मुंह मोड़ना जानती हो, गुनाह भी है। चलो शाबाश। उसने रोटी का निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। नाइमा ने नजरें उठाईं। वो उसे झिड़कना चाहती थी, उसे लड़ना चाहती थी, मगर नाज़ो की आंखों से छलकती अपनायत, उसका मोहब्बत से बड़ा हुआ हाथ, वो चाहने के बावजूद कुछ ना कह सकी और उसके हाथ से निवाला पकड़ लिया। नाज़ो चुपचाप उसकी प्लेट में डालती रही। 2-4 निवालों के बाद ही उसे रोना आने लगा। उसने कल दोपहर में चाय के साथ बिस्किट लिए थे। कल से आज तक कुछ नहीं खाया था और अब नाज़ो उसका दिल मलामत करने लगा। कितना कुछ मैंने इसको कहा, फिर भी इतनी मोहब्बत से ये मुझे खाना खिला रही है। मेरा और उसका ऐसा कौन सा मजबूत ताल्लुक है? हमेशा तो उसको देखकर कतराती रही हूँ मैं। वो अपनी सोच के साथ अपनी आंखों में आई हुई नमी को सामने पड़े टिश्यू से पोंछने लगी। क्या हुआ? खाओ ना। नाज़ो ने इसरार किया। बस। उसने हाथ खींच लिया। बुरी बात है नायमा, गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा खर्च किया है मैंने, ये तो हम दोनों को खत्म करना ही है। उसने हंसकर कहा और मेज पर रखे हुए उसके हाथ को थपथपाया। वो वैसे ही बैठी रही तो वो फिर बोली, खाओ यार, मुझे मालूम है तुम्हें भूख लग रही है। इस मर्तबा उसने नाज़ो की तरफ देखा तो उसकी आंखें एहसास तशक्कुर की गवाह थीं। खाना खा ले, फिर तुम मुझे बताना कि तुम इतनी तल्ख क्यों हो रही हो। किसी अपने से शेयर करने से दुख कम हो जाते हैं और बाज़ औक़ात कोई मुनासिब हल भी सूझ जाता है। पापा कहते हैं। वो यकायक कुछ कहते कहते रुक गई। सॉरी यार, बस एक आदत सी पड़ गई है। नायमा ने नजरें झुका ली। उसे नाज़ो से शर्म आने लगी। पता नहीं क्या क्या कह दिया उसे। अपनी ही तकदीर खराब है, भला इसमें बेचारी का क्या कसूर। वो चुपचाप खाना खाने लगी। खाने के बाद उसने नाज़ो की तरफ देखा। आई एम सॉरी नाज़ो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कोई बात नहीं, भूल जाओ सब। वो हल्के से मुस्कुराई। भूल ही तो नहीं सकती, वो बेबसी से बोली। तुम अपने वालिद की बातें इतनी मोहब्बत से करती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे झूठ बोल रही हो। मेरे अंदर एक रंजो गुस्से की कैफियत पैदा होने लगती है। तुम्हारी बातें मुझे तकलीफ देती हैं। वो आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नाज़ो उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई। मगर मैं तो तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। मेरे पापा तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया। अच्छा, वो हसरत से बोली। मगर मेरे अब्बू, वो गहरी सांस लेकर बोली, वो तो मुझे मारना चाहते हैं। अरे, नाज़ो उछल सी गई। कोई गलत फहमी हो गई होगी यार। गलत फहमी? ये गलत फहमी नहीं है। वो फिर से तुंद लहजे में बोली। वो मुझे मार रहे थे। शायद किसी बात पर गुस्से में कह दिया होगा। बाप तो मोहब्बत करते हैं, नायमा मार नहीं सकते। उनका मतलब शायद ये ना हो। ये रेस्टोरेंट था, पब्लिक प्लेस। यहाँ नायमा का तेज लहजा लोगों को मुतवज्जो कर सकता था। नाज़ो कुछ घबरा भी गई थी। गुस्से में नहीं कहा था उन्होंने। वो सचमुच मुझे मार देंगे, जान से मार देंगे
اور یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ جو میری پھپھو ہے نا، سب لوگ خراب ہیں، ساری دنیا بری ہے۔ وہ اپنے ناکارہ اور آوارہ بیٹے کو میری جاب اور میرے گھر سے متاثر ہو کر میرے گلے باندھنا چاہتی ہیں۔ مائی فٹ، میں مر جاؤں گی، کبھی یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ مسلسل اپنا غصہ نکالتی رہی اور اس نے سب کچھ نازو کو بتا دیا۔ وہ بس اس دوران ہاں کرتی رہی۔ اسے نائمہ کی کہانی سن کر جہاں حیرت ہوئی تھی وہیں دکھ بھی ہو رہا تھا۔ اس کے لیے تو یہ احساس ہی اجنبی تھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے سکتا ہے۔ اس نے تو آنکھ ہی اپنے باپ کی گود میں کھولی تھی، انہی کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، اور اب بھی ہر رعایت کے لیے ماں سے پہلے باپ کی طرف دیکھنے کی عادی تھی۔ مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کرے جو نائمہ کو حوصلہ اور ہمت دے۔ میرا دنیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے، سب برے ہیں، بہت بری ہے یہ دنیا۔ کتنا اچھا ہوتا جو وہ ٹرک صبح مجھے کچل دیتا، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، مگر جانے کہاں سے وہ وہاں آ گیا۔ کون؟ نازو اس کی بات سن کر چونکی۔ پتہ نہیں کون، خدائی فوجدار تھا، میں کہاں جانتی ہوں اس کو۔ پھر کیا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر سمجھو سڑک کے کنارے پہنچا دیا۔ وہ عجیب طنزیہ سا مسکرائی۔ خواہ بچا لیا مجھے۔ لوگوں کو جانے کیوں نیکیوں کا شوق چراتا رہتا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے والے سے سخت نالاں تھی۔ نائمہ، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر تم پوری دنیا سے کیوں اتنی بدظن ہو رہی ہو۔ تمہاری امی، سائمہ، تمہارے بہنوئی، ایسے بہت سے لوگ دنیا میں ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانا تو کجا نقصان پہنچتا دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ان لوگوں کے علاوہ تو دنیا بری ہے نا، اور کون ہے ایسا؟ ارے ابھی تو تم نے بتایا کہ وہ ایک اجنبی تھا جس نے تمہاری جان بچائی، بالکل بے غرض۔ پھر نائمہ تمہارے دوست؟ میرا کوئی دوست نہیں، ادھر دیکھ کر کہو۔ میں بھی نہیں۔ نازو اعتماد سے مسکرا رہی تھی۔ نائمہ نے اس کی بات پر چونک کر دیکھا، اپنے چہرے پر اجلی سی مسکراہٹ سجائے وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لمحوں میں اس کے سامنے کئی منظر گزر گئے، وہ اس کا پریشانی سے نوکری تلاش کرنا، نازو کی وجہ سے نوکری ملنا، پھر نئے آفس میں ایڈجسٹ ہونا، نازو کا بار بار اس کی خبر گیری کرنا، اس کی بے اتنائی کے باوجود اس پر مہربانیاں کرنا، اب اتنی دیر سے بلا وجہ اس کے غصے کو برداشت کرنا۔ وہ اعتراف پر مجبور ہو گئی۔ نہیں، تم تو میری سچی دوست ہو۔ لہجے میں ہچکچاہٹ سی تھی۔ تم سمجھتی ہو میں تم سے کچھ لینے کے لیے تمہاری دوست ہوں؟ میری اغراض ہے کچھ ہیں، بولو۔ نہیں، اس نے گردن ہلائی۔ نائمہ، اور بھی بہت سے لوگ تمہارے ارد گرد ہوں گے یا ماضی میں تم پر مہربان رہے ہوں گے، تم ان کے نام یاد کرو تو شاید انگلیوں پر گن بھی نہ سکو۔ تمہارے استاد، تمہارے دوست، ملنے جلنے والے عزیز دفتر کے ساتھی۔ پلیز بی پازیٹیو۔ نائمہ کے چہرے پر آہستہ آہستہ تسلی کے رنگ اسے اطمینان دلا رہے تھے کہ وہ نائمہ میں مشکلات سے نمٹنے کے لیے تھوڑی سی ہمت جگا چکی ہے، مگر وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ مسئلہ پیچیدہ ہے اور اسے خود اپنے پاپا کی مدد درکار تھی، کہ بہرحال روشنی وہ وہیں سے حاصل کرتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گھر کیسے جاؤں۔ تم ایسا کرو، آج میرے ساتھ چلو، سوتیلا ہی صحیح، ہمارا تم سے رشتہ تو ہے۔ میرے پاپا بہت اچھے ہیں، تم ان سے مل کر خوش ہوگی۔ وہ کیا کرتی، کوئی چارہ کار بھی تو نہیں تھا۔ رات بھر ڈر کر گزری تھی، اور پھر وہ تجربہ، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نازو کے گھر آ کر اسے احساس ہوا زمین پر جنت کون سے گھر کہلاتے ہیں۔ انتہائی پرسکون ماحول۔ پھپھو سے اتنی محبت سے ملی کہ نائمہ حیران رہ گئی۔ کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، نازو کے اصرار پر کھانا کھا کر جلدی سے لیٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی، سوچ کر ہر خار پر اب پاؤں دھرنا کس لیے؟ ایک رستے پر ہیں دونوں، اب یہ ڈرنا کس لیے؟ رات دن جب مل گئے ہیں ساتھ میرے خواب میں، پھر یہ جینا کس لیے ہے اور مرنا کس لیے؟ وہ خاموشی سے لیٹی سوچتی رہی۔ پتہ نہیں کب نیند نے اسے دوست بنا لیا۔ نازو کے پاپا کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، اپنائیت کا، محبت کا۔ دوسرے دن دفتر جاتے ہوئے وہ نازو کی طرح اس کے پاپا کے سامنے جھکی۔ انہوں نے اسی محبت، اسی شفقت سے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔ نائمہ کے دل پر برسوں کی چھائی دھند جیسے لمحوں میں چھٹنے لگی۔ اس کے اندر پلتی حسرت مٹنے لگی اور وہ اپنے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روکنے پر قادر نہ رہی۔ ارے بری بات ہے بیٹی، انہوں نے پیار سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے مشکلیں صرف ان پر پڑتی ہیں جنہیں اہل سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے آنسو آہستہ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کا جی چاہا کہ ان سے لپٹ جائے۔ کاش یہ میرے پاپا ہوتے۔ اچھا جاؤ، خوش دلی سے دفتر جاؤ، میں منتظر رہوں گا اپنے بچوں کا۔ وہ دروازے تک چھوڑنے آئے۔ وہ پھپھو کے گھر رہنے لگی، یہاں اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی وہ سوچنے لگتی، ایسا کب تک چلے گا؟ نازو نے ایک دن جھجکتے ہوئے کہا، تم اپنے پاپا کا فون نمبر اور آفس کا پتہ دے دو۔ کیوں؟ شاید پاپا کو کوئی کام ہے۔ مگر بعد میں بھی پاپا نے اس سے اس سلسلے میں کچھ نہیں پوچھا۔ پھپھا جان اکثر اسے میری بہادر بیٹی کہہ کر بلاتے تھے، وہ بھی دوڑ دوڑ کر ان کے کام کرتی تھی۔
एक दिन वो नाज़ो के इसरार पर फूफा और नाज़ो के साथ अपने घर भी हो आई ताकि अपनी चीज़ें ला सके। घर वीरान था। ताज्जुब की बात ये थी कि हर चीज़ वैसी ही पड़ी थी। लगता था कि कोई भी उसके बाद आया ही नहीं। यहाँ रहते हुए उसे ज़रा भी अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा था। सब लोग उसे बिल्कुल घर के फर्द की सी हैसियत देते, हर बात में उसे शरीक करते। फुप्पो तो बार बार कहती थी ये मेरी बेटी है। नाज़ो तो अपने पापा की बेटी रही है हमेशा से। नाज़ो मुस्कुराती। नाइमा चोर नज़रों से फूफा की तरफ देखती। वो इशारा करते, कहने दो तुम मेरी बेटी हो। वो भी मुस्कुराने लगती। उसने साइमा को फ़ोन किया तो पता चला कोई खुशखबरी है। साइमा की तबीयत भी ख़राब थी। ऐसे में उसे कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगा। बिला वजह इतनी दूर परेशान करने का फ़ायदा। उसने खुद को समझाया। घर में नाज़ो की शादी की तैयारियां हो रही थी। उसकी अपने अजीज़ों में ही शादी तय हुई थी। फुफ्फा और फूफा जान तमाम वक्त मसरूफ़ रहते। वो भी हर बात में सबके साथ शरीक थी। नाज़ो का मियाँ तलाल बहुत शगुफ्ता मिजाज था। उसे वो बिल्कुल अपने हमाद भाई की तरह लगा। दफ्तर में उसकी तरक्की हो गई थी। दिमागी सुकून ने उसके काम को और बेहतर बना दिया था। कुछ लोग भी कदरदान थे। उसने फूफा के कहने पर सेल फोन ले लिया। फिर दफ्तर से ही लोन लेकर एक छोटी सी गाड़ी भी ले ली। साइमा के बेटा हुआ वो बहुत खुश थी। घर में मिठाई लेकर आई। उसे लगता था यही लोग उसके अपने हैं। वो हमेशा से यहीं रहती आई है। नाज़ो के मियाँ का दुबई ट्रांसफ़र हो गया मगर उसका राब्ता बहाल था। अक्सर फ़ोन पर बातें होती थीं। फिर एक दिन वो दफ्तर से वापसी पर किसी काम से बाजार गई। बेहतरीन तराश खराश का मौसम की मुनासबत से खूबसूरत लॉन का सूट पहने, आंखों पर धूप का चश्मा लगाए, वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा लॉक कर रही थी जब किसी ने उसे देखकर कहा, अरे देखो, ये नाइमा लग रही है। वो पलटी। सामने उसकी बड़ी फूफो की बेटी शहला थी। वो उसके पलटने पर घबरा सी गई। तुम नाइमा हो ना? मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैं नाइमा ही हूँ शहला। वो एतमाद से मुस्कुराई। बड़े ठाठ हैं तुम्हारे। उसके बोलने का अंदाज हूबहू माँ का था। हाँ शुक्र है। तुम कहाँ छुप गई हो? कभी मिलती ही नहीं। वो अब जरा संभल कर बोली, यही हूँ। नाइमा के समझ में कोई और जवाब नहीं आया। फिर वो खानदान भर की बातें बताने लगी। राफिया खाला बेचारी परेशान है। गालिब ने किसी मोहल्ले की लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। उनकी दोनों बेटियों की शादी नहीं हो सकी। हम सब भी बस। वो उंगलियां चटखाने लगी। तुम्हारी शादी हो गई है ना? उसके लहजे में हसरत थी। नहीं। नाइमा मुस्कुराई। अच्छा फिर क्या भाई, जॉब करती हूँ और मज़े से रहती हूँ। अच्छा, वो ठंडी सांस भरकर बोली। वो बेचारे मामू की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक्सीडेंट के बाद वो संभल ही नहीं सके। एक्सीडेंट? नाइमा चौंकी। हाँ, जब तुम उन्हें छोड़कर गई तो बेचारे मामू का उस दिन एक्सीडेंट हो गया। अब खामोशी से एक तरफ पड़े रहते हैं। वो चुपचाप सुनती रही। हमारी अम्मी भी बहुत बीमार है और घर के हालात भी। वो जुमला पूरा किए बगैर जमीन की तरफ देखने लगी। नाइमा को उसकी बातों से जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी, मगर इस तरह किसी का महजूब अंदाज में खड़ा होना उसे मुतासर कर गया। फिर पता नहीं कहाँ से जैसे उसके अंदर अम्मी की रूह आ गई और उसके मुंह से निकला, मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए तो बताओ। वो भी हैरान रह गई। अच्छा ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रख लो, तुम मुझे फोन करना। उसने खुशी खुशी कार्ड थाम लिया। दिन गुजरते जा रहे थे। इस असना में नाज़ो जुड़वा बच्चों की माँ बनी। बेटी और बेटा दोनों बहुत प्यारे थे। नाइमा का तो जी ही नहीं भरता था। उनका उठाए उठाए फिरती थी। फिर जब नाज़ो गई तो घर भी जैसे खाली कर गई। वो बिल्कुल साइमा की तरह उसे मिस करती थी। शहला उसे वक्तन फ़वक्तन फ़ोन करने लगी। उससे मालूम हुआ कि राफिया फूफो घर बेचने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, मगर घर बिक ही नहीं रहा। सौदा तय होता है मगर फाइनल होने से पहले ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्या मसला है। मेरी तरफ से अब भाड़ में जाए, उसने कहा, मगर रात को अब अक्सर उसे अपने घर का ख्याल आता। उसकी माँ ने इस घर को बनाने के लिए जो मेहनत की थी वो याद आती। किस मोहब्बत से इन तीनों ने उसे सजाया था वो याद आता। वो सोचती रही और अम्मी को याद कर करके रोती रही। सुबह फूफा जान ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर फौरन पूछा, नाइमा बेटे आपकी तबीयत तो ठीक है? एहसास तशक्कुर से उसकी आंखें भीग गईं। वो उनकी मोहब्बत की बारहा कायल हुई थी। उसे यहीं आकर तो पता चला था कि एक बाप अपनी बेटी से कैसे मोहब्बत करता है। वो कदम कदम पर उसकी रहनुमाई करते। कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ते तो उसके लिए रख लेते। कोई अच्छा प्रोग्राम आ रहा होता तो उसे बुलाकर दिखाते। वो अपने दफ्तर की मुश्किलात उनसे डिस्कस करती और वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक उसका हल बताते। अब वो दफ्तर से आकर पूरे गुजरे दिन का अहवाल उनको सुनाती। वो दिन भर सोचती रही और शाम को उसने फूफा जान को सब कुछ बता दिया। घर मेरी बेटी का है और उसे किसी को छीनने का हक नहीं। मगर बेटा, तुम्हारे अब्बू? उन्होंने नरमी से पूछा। उनका एक्सीडेंट हो गया है, अब बिस्तर से उठ नहीं सकते, शहला बता रही थी। अरे, वो शायद उसके सरसरी अंदाज पर चौंके। तो बेटी आप उन्हें देखने नहीं गई? नहीं, मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं, उसने सख्ती से कहा और अपने कमरे में चली आई।
وہ ایک अचंभे किसी कैफियत में उसका रद्द-ए-अमल देख रहे थे। दूसरी सुबह भी वो दफ्तर आई ही थी कि रानिया फूफो का फोन आ गया। तुम नाइमा हो ना? उन्होंने सर्द लहजे में हेलो के बाद कहा। जी। इतने दिनों बाद सुनने के बावजूद वो उनकी आवाज पहचान गई और उसे शहला पर सख्त गुस्सा आने लगा। बीबी, तुमने खूब किया, अपना बोझ हम पर डालकर खुद ऐश कर रही हो। मेरा बोझ? वो उनकी बात पर अपना गुस्सा जब्त नहीं कर पा रही थी। हाँ, अपने माजूर बाप का बोझ। उनकी खिदमत हम करें, कोई हमने ठेका ले रखा है उनका? आकर अपने बाप को ले जाओ। यहाँ अपना ही पूरा नहीं पड़ रहा है, भर पाए हम ऐसी हमदर्दी से। उन्होंने फोन पटक दिया। अब्बू के लिए अब उसके दिल में ना नफरत थी ना मोहब्बत। मोहब्बत का शजर तो कभी उनके दिल में लगा ही नहीं था, मगर नफरत, हाँ, उसकी शदीद नफरत फूफा जान ने इन 4 सालों में अपने हुस्न सलूक से धो दी थी। उसे अब किसी से नफरत नहीं थी, क्योंकि फूफा जान कहते थे कि इतनी सी जिंदगी जो मोहब्बत के लिए भी कम है, उसमें नफरत की गुंजाइश कहाँ। वो फिर दफ्तर में नहीं बैठ सकी, जल्दी छुट्टी लेकर आ गई। दरवाजा पापा ने ही खोला। खैरियत नाइमा बेटी? उनके मोहब्बत से पूछने पर उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। कल रात वो कितनी बदतमीजी से उनके पास से उठकर गई थी, मगर उनके लहजे में नाराजगी का शायबा तक नहीं था। वो पापा, मैं बहुत परेशान हूँ। वो मोहब्बत के आगे हार गई। अरे मेरा बेटा क्यों परेशान है? वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आए। तुम कुछ खा पी लेती, उन्होंने रोज की तरह कहा। नहीं पापा, बस मेरा कुछ भी जी नहीं चाह रहा। उसने फिर उन्हें सब कुछ बता दिया। वो इत्मीनान से सब सुनकर बोले। बात यह है बेटी कि तुम्हारी फुफ्फी का लहजा कितना ही खराब क्यों ना हो, बात तो सही थी उनकी। जी। वो कुछ देर सन्नाटे में रह गई, फिर बोली। मगर पापा, उन्होंने उसे हाथ उठाकर बोलने से रोका। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। जी। वो खामोश हो गई। देखो बेटी, माँ बाप चाहे कुछ भी करें, मगर औलाद के फराइज मजहबन और इखलाकन खत्म नहीं हो जाते। वो तुम्हारे वालिद हैं और इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी ही जिम्मेदारी हैं। वो 2-4 मिनट खामोश रहे। वो नजरें झुकाए जमीन को देखती रही। वो पापा की बात को मानने के लिए अपने दिल को आमादा नहीं कर पा रही थी। नफरत और मोहब्बत से किता नजर उसके दिल में अब्बू के लिए अब कोई जगह नहीं थी। अपने दिल को टटोलने पर उसको यही जवाब मिला था। नाइमा बेटी, एक बात और, हमेशा यही देखा गया है कि औलाद की नाफरमानी, कसूर सब वालिदैन मुआफ करके उन्हें गले लगा लेते हैं, मगर इस दफ़ा औलाद की बारी है। मैं सोचता हूँ कि कभी औलाद भी अपने वालिदैन को इसी तरह गले लगा सकती है या नहीं। फिर तुम्हारा घर है, मैं रात से सोच रहा हूँ, वो तुम्हारा है और तुम्हें ही मिलना चाहिए। और शायद यही वजह है कि कुदरत उसकी हिफाजत कर रही है, वरना किसी मकान के बिकने में क्या देर लगती है। मैं तुम्हें किसी बात पर मजबूर नहीं कर रहा। सोचो, खूब सोचो, अपनी फुफ्फो से भी बात करो, उनकी राय भी लो। तुम जो फैसला भी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी। वो और कुछ न कह सकी। वो परेशान थी। क्या करे, फूफा जान ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था, मगर वो अपने दिल का क्या करती। इसमें तो अब्बू के लिए कोई जगह ही नहीं थी। 2 दिन बाद फिर फोन आया। तुम अगर लेने नहीं आई तो हम ईदी सेंटर फोन कर देंगे, वो आकर उठा लेंगे उन्हें। हद हो गई बेगैरती की। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने उनका फोन रखा तो देर तक सर पकड़े बैठी रही। घर आकर भी वो गायब दिमागी से यूं ही चुपचाप बैठी रही। सामने टीवी चल रहा था, मगर वो उसे देख कहाँ रही थी। फूफा जान ने उस दिन के बाद कोई बात की ही नहीं थी। वो अब उनसे बात करते हुए झिझक भी रही थी। फिर उन्होंने खुद ही महसूस किया कि वो परेशान है। क्या बात है नाइमा? उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक प्यार से पूछा। वो उनका मुंह तकने लगी। परेशान हो? दफ्तर की कोई उलझन? नहीं पापा, वो आज फिर फूफो का फोन आया था। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़ते हुए कहा। तो फिर बेटी, तुमने क्या सोचा? पापा, मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो यकदम बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरी बच्ची, इस तरह ना रो, मुझे तकलीफ हो रही है। वो उठे और उसके सर को सहलाने लगे। मैं तुम्हें क्या बताऊं, सारी राह हदायत अल्लाह ने खुद ही कुरान शरीफ में दे दी है। क्या तुमने नहीं पढ़ा? तो तुम भी एहसान करो, मेहरबानी करो, अल्लाह तुम्हें उसका यहाँ भी अजर देगा और वहां भी। मैं कैसे ये सब कर पाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अम्मी भी वहीं आकर खड़ी हो गई थी और फूफा जान की तरह उसे समझाने की सही कर रही थी। बात के मदारज जल्दी जल्दी तय हुए। वो फूफा के साथ घर गई, घर साफ करवाया, फिर फूफा जान ने कलर वॉश करवा दिया। घर साफ सुथरा हो गया तो वो उनके साथ राफिया फूफो के घर गई, अब्बू को लेने। सारे रास्ते वो खुद को समझाती रही, पापा ठीक कह रहे हैं, कुछ भी हो वो मेरे बाप हैं और इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है। फिर जब अब्बू को देखा तो उसे खुद भी एहसास ना हो सका कि उसकी आंखें क्यों नम हो रही हैं। ये वो अब्बू तो नहीं थे जो गुस्से में चीजों को पांव से ठोकर मारते थे, खूब गरजते बरसते थे। झलंगा सी चारपाई पर कमजोर नहीफ सा वजूद, जिसके पांव पर लगा हुआ जख्म अजीब सी बदबू पैदा कर रहा था। उन्हें बहुत तेज बुखार भी था। फूफा जान ने उनकी हालत देखकर मशवरा दिया कि घर ले जाना ठीक नहीं, अस्पताल चलते हैं। फिर वो अब्बू को अस्पताल में दाखिल करवा कर जब उनके पास आई तो वो निढाल थे।
मगर उन्होंने आंखें खोलकर नाइमा को देखने की कोशिश की। वो नजरें चुरा गई। 2 महीने वो अस्पताल में दाखिल रहे। वो मुसलसल उनकी देखभाल करती रही, मगर उनसे बातें करने को उसका जी नहीं चाहता था। वो खामोश रहती थी। जूं जूं वो ठीक हो रहे थे, उसकी उलझन बढ़ रही थी। उनके साथ घर में रहना होगा। वो खामोशी से उसे देखते रहते। फूफा जान आते और वो बच्चों किसी खुशी का इजहार करती, उनसे बातें करती। उसका खिला हुआ चेहरा वो अक्सर खामोशी से देखते रहते। एक अजीब सी हसरत अब उनके चेहरे से टपकती। कभी कभी वो उसे मुखातिब करते। वो हूँ हाँ से ज्यादा नहीं बोलती थी। वो ठीक हुए घर आ गए। वो फूफा जान और फूफू अम्मी से मिलकर बहुत रोई। इतने दिन की रफाकत हो गई थी कि उनको छोड़ जाने को दिल नहीं चाह रहा था। घर आकर भी वो चुप चुप थी। खाना लाकर उनके सामने रख देती, फिर उसने एक औरत को मुलाजिम रख लिया और इस मुशक्कत से भी जान छूट गई। फूफा जान कभी आ जाते तो वो उनके इर्द गिर्द घूमती। पापा आप क्या खाएंगे, पापा ये पी लें, वो उनसे इसरार करती। उस दिन अब्बू की तबीयत खराब थी। कुछ खाना उनके सामने रखा गया, उन्होंने नहीं खाया। नजीरा ने नाइमा को बताया, वो कंधे उचकाकर रह गई। बेचारी मुलाजमा क्या करती, खामोशी से बर्तन उठा लाई। जब सुबह भी उन्होंने कुछ नहीं खाया तो वो इसरार करने लगे, बीबी शायद बड़े साहब की तबीयत खराब है, कुछ आप देख लें। वो बड़ी मुश्किल से खुद को यहाँ आने पर आमादा कर सकी। क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? उन्होंने अपनी नजरें उठाई, आंखें सुर्ख हो रही थीं। उनकी सुर्खी माइल आंखें देखकर उसे वो गुस्से से लाल आंखें याद आ गईं और साथ ही और बहुत से मनाजिर आगे पीछे नजर के सामने से गुजरने लगे। गालियां देते, गुस्सा करते, खाना फेंकते, फिर छुरी उठाकर उसके पीछे दौड़ते। वो घबरा सी गई। 1 मिनट रुको, बड़ा मिन्नत भरा अंदाज था। जी, वो उसी रूठे अंदाज से बोली। इतने कतई अंदाज को देखकर वो शायद कुछ ना कह सके। अच्छा जाओ, उन्होंने बेबसी से कहा। तकलीफ क्या है आपको? शायद दिल चाह रहा होगा कुछ सुनाने को। वो बिला वजह ही गुस्सा करने लगी। आराम से खाना खा लिया करें। हूँ बिला वजह के नखरे। वो बुड़बुड़ाते हुए चली गई। फूफा उसी वक्त आए थे। उन्होंने उसके आखिरी जुमले सुने और उन्हें बहुत तासुफ हुआ। नाइमा, जी पापा आप कब आए? अभी आया हूँ मैं बेटा, मगर मुझे रंज हुआ। मुझे रंज इसलिए हुआ कि तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो। तुम्हारी जुबान जख्म लगा सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। फिर ये तुम्हारे बाप हैं और मैंने तुम्हें अल्लाह के वाज़े अहकाम सुना दिए हैं। वो फूफा जान के पहली मर्तबा इस सख्त अंदाज पर थोड़ी हैरान हुई, मगर उसके कुछ कहने से पहले अब्बा ने अपनी कमजोर सी आवाज में कहा, रहने दें, ये मकाफाते अमल है। मुझे इससे गुजरना ही है। मैंने यही बोया है, अब काटना तो पड़ेगा। नहीं, नाइमा को संभलना होगा, पापा ने कहा। मैं कहाँ संभला था? याद है जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपको भी कितना कुछ कहा था, यहाँ तक कि इसको बेटी मानने से इनकारी हो गया था। मगर उस दिन वक्त के एक झटके ने मुझे आसमान से जमीन पर गिरा दिया। मेरा उसी दिन तो एक्सीडेंट हुआ था, तो अब सिर्फ मौत का मुंतजिर हूँ और मुझे यही सब कुछ सहना है। वो रो रहे थे। उनकी आंखों से बहते आंसुओं, उनके रिक्कत भरे लहजे और उनकी बेबसी ने नाइमा के ज़मीर को झंझोड़ दिया। ये वो क्या कर रही है? एक कमजोर और बीमार आदमी से बदला लेना चाहती है। वो कितने भी बुरे हों, उसके बाप हैं। अम्मी ने उसकी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। उन्होंने तो उसे हमेशा नेकी का सबक दिया था। उसने अब्बू की तरफ देखा। वो दुखी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। वो आहिस्ता से चलती हुई उनके पास आ गई और जिंदगी में पहली मर्तबा उन्होंने अपनी बाहें उसकी तरफ फैला दी। वो दौड़कर उनमें समा गई। वो रो रही थी, वो भी रो रहे थे और फूफा जान सोच रहे थे। उनकी मेहनत अकारत नहीं गई। आखिर इस मर्तबा भी वो नेकी का नन्हा सा पौधा लगाने में कामयाब हो ही गए। तनावर दरख्त तो वो बन ही जाएगा। आखिर रिश्ता तो मजबूत है ही, बाप और बेटी का रिश्ता, सच्चा रिश्ता। अगर आपको ये नावल पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।